कोचस में हो रहे ब्लॉक में धांधली पर आपका क्या विचार? लेन देन की बात कहीं कहीं से शिकायत हो रही है, इसमें बदलाव कीजिए, इसको ठीक करिए, और नहीं तो कहीं से भी मुझे कोई प्रमाणित करके दे देगा कि नहीं हमसे ये पैसा लिए हैं, उस कर्मचारी और उस बीडीओ सीओ का स्थान या तो जेल में होगा और नहीं तो तत्काल प्रभाव से सस्पेंड होगा। कोचस में रोज जाम को लेकर जनता बड़ी ही परेशान रहती है, तो उसके ऊपर आपकी क्या विचार है? फोरलेन के समय जो पुल बना हुआ है वो सासाराम चौसा पथ पर बन गया ओवरब्रिज, जबकि नियमतः वो पुल बनना चाहिए था एनएच पे, क्योंकि एनएच पर गाड़ी ज्यादा चलती है। अगर एनएच पर पुल बनता तो आज इस जाम की समस्या इतना नहीं रहता। सर कितना फर्क होता है एक आम जनता और एक विधायक में? अरे कोनो फर्क नहीं है, कहाँ फर्क बा? सर वशिष्ठ का मतलब तो सर्वश्रेष्ठ होता है, तो क्या आप अपने आप को सर्वश्रेष्ठ मानते हैं? नहीं, मैं एक सेवक के रूप में जनता का काम करता हूँ। डूबने को बोला था लोगों ने पर मैं तैरता ही चला गया, कि डूबने को बोला था लोगों ने मैं तैरता ही चला गया। एक हार क्या हुई लोगों ने समझा कहानी खत्म, लेकिन तीसरी बार जीत से समझा दिया, बता दिया कि मैं वापिस नहीं बल्कि और ऊपर आ गया। नमस्कार, मैं हूँ प्रतीक श्रीवास्तव, लोग मुझे प्यार से चिकू बुलाते हैं। बिहार में विधानसभा चुनाव की समाप्ति हुई, अंत में नतीजा सबके सामने आया और इस बार दोबारा से जोड़ी नीतीश जी और मोदी जी की हिट ही नहीं बल्कि सुपर हिट हो गई और जीत रिपीट हो गई। लेकिन इस बार की विधानसभा चुनाव बड़ी ही मजेदार रही, नए नए चेहरे सामने आए और बहुत सारी चीजें इसमें देखी गई। लेकिन इस सारे विधानसभाओं में से एक ऐसा भी विधानसभा था जो इंटरनेट पर खूब ट्रेंड किया। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ कराहगढ़ विधानसभा की, जो इस बार चुनाव में इंटरनेट पर खूब वायरल रहा, जहां पर एनडीए के तरफ से पूर्व विधायक श्री बशीर सिंह जी थे और वहीं दूसरी ओर भोजपुरी के जाने माने चेहरे रितेश पांडे जी थे। लेकिन अंत में जीतना तो किसी एक को था, तो जनता ने अपना पूर्ण विश्वास श्री बशीर सिंह जी पर दिखाया। और अभी फिलहाल मेरे साथ कराहगढ़ के माननीय विधायक श्री बशीर सिंह जी हैं। तो सर बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे न्यूज़ चैनल पे। चलिए, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। और बाकी सर आपको इस प्रचंड जीत पर सबसे पहले तो ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू सर, जनता ने आपके ऊपर इस बार दोबारा से विश्वास दिखाया है, आपको इतने ज़्यादा वोटों से विजयी बनाया है, तो आप अपने जनता को एक इस वीडियो के थ्रू आप क्या बोलना चाहेंगे? सर्वप्रथम तो मैं कराहगढ़ विधानसभा के देवतुल्य जनता को चरणों में मैं नमन करता हूं कि उन सभी लोगों ने मिलकर मेरे ऊपर फिर एक बार भरोसा करके और मुझे भारी बहुमत से चुनाव जिताया है। इसलिए कराहगढ़ की देवतुल्य जनता और देवी तुल्य माता बहन को मैं दिल की गहराइयों से उनका आभार प्रकट करता हूं, उनको हृदय से धन्यवाद देता हूं। सर जैसा कि आपका जीवन जहां तक अभी हम लोग देखें कि बहुत ही ये रोमांचक रहा, आप पूर्व में विधायक भी रह चुके थे, फिर एक बार आपको हार का भी सामना करना पड़ा और आप दोबारा से आप फिर विधायक रह चुके। तो हम एक छोटा सा सवाल यहाँ से ये आता है कि सर आप सबसे पहले राजनीतिक में कदम कब और कैसे रखा था? इतना पीछे जाना पड़ेगा ना? हाँ सर, क्योंकि जो राजनीति में मैंने कदम पॉलिटिक्स में आया था जब समता पार्टी का निर्माण हुआ जी। उससे पहले जब मंडल कमीशन की चर्चा होती थी 89 में, उस समय हम लोग स्टूडेंट लाइफ में थे और स्टूडेंट लाइफ में रहने के बावजूद जब मंडल कमीशन की चर्चा होती थी देश में, तो हम लोग छोटा छोटा थे उस समय और मैं समझता हूँ कि आईएससी की हम पढ़ाई कर रहे थे। तो जब मंडल कमीशन के पक्ष में ऐलान होता था कि नहीं देश में बंदी रहेगा, देश भारत बंद रहेगा, तो उस दिन हम लोग उस समय भभुआ पटेल कॉलेज में पढ़ते थे, हम लोग चले आते थे अपने गांव और गांव आकर के मंडल कमीशन के पक्ष में हम लोग रोड जाम कर देते थे। 10 गो लड़का को लेकर के हम रोड जाम कर देते थे। कुछ लोग को गांव के गार्जियन अभिभावक के आने से पहले या मेरे रोड पर और आगे पीछे गांव के लोग आने से पहले मैं अपने गांव पर 10 गो 15 गो लड़का को ले जा करके मैंने रोड जाम कर देता था। फिर धीरे धीरे अपना पढ़ाई वाला जीवन में रहे। पढ़ाई के जीवन के बाद लगा कि अब हम लोग को समाज सेवा में ही जाना चाहिए। तो जब समाज सेवा में जाने की इच्छा हुई तो मैंने मन बनाया कि कहाँ से मैं शुरू करूँ। तो उस समय मैंने
शुरू किया जब समता पार्टी का निर्माण हुआ और बिहार में जब कुर्मी चेतना की महारैली हुई, उस समय उस रैली में एक रथ निकला था, जो रथ पूरे बिहार को घूमते हुए भभुआ के लिए जाना था। तो हम लोग उस समय भभुआ के जो स्टूडेंट थे, हम लोग मोहनिया 0 माइल पर आकर के उस रथ का स्वागत किए थे। उस समय हम लोग बाइक से आए थे और स्वागत करके हम लोग रथ को लेकर भभुआ गए थे। और फिर इसके बाद रैली हुई, रैली के बाद समता पार्टी का निर्माण हुआ और निर्माण के बाद ही आदरणीय नेता नीतीश बाबू के जो हम लोगों ने उनका बारे में जो सुना था, जो सोचा था, जो समझा था, वो प्रेरित किया और प्रेरित होने के बाद हम लोगों ने समता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में अपने को बनकर और हम लोग पार्टी के लिए मजबूती के लिए काम में लग गए। और समता पार्टी के निर्माण काल से अभी तक अपने नेता आदरणीय नीतीश कुमार जी के साथ कंटिन्यू हम लोग पार्टी के हित में काम करते रहे और अपने क्षेत्र में जनता की सेवा करते रहे। तो सर, आपका जैसे कि सबके जीवन में शुरुआत जब वह स्ट्रगल करता है तो कोई ऐसा एक व्यक्ति होता है जो उसको फुल सपोर्ट करता है। तो जब आपने राजनीतिक में कदम रखा था तो ऐसा कौन व्यक्ति था जो आपको फुल सपोर्ट करते थे और अभी तक वो आपको सपोर्ट करते ही हैं? सबसे पहले तो मैं राजनीति में आया था तो मेरे पिताजी ने मुझे सपोर्ट किया था। मेरे पिताजी ने कभी नहीं कहा कि अब बड़े हो गए तो आप लोग धंधा कीजिए, बिजनेस कीजिए या कोई काम करिए। मैं जिस क्षेत्र में जाना चाहा, मेरे पिताजी का सपोर्ट रहा कि ठीक है जाइए करिए। तो पहला तो सपोर्ट मेरा पिताजी ने किया, मेरे परिवार के लोगों ने किया, मेरे चाचा जी ने किया, मेरा पूरे फैमिली किया। इसके बाद 1995 में समता पार्टी के निर्माण, 94 में समता पार्टी के निर्माण के बाद 95 में हम लोग माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में काम करना शुरू किए। तो उस समय 95 में समता पार्टी के कैंडिडेट चेनारी विधानसभा से रामगिरी राम मुखिया हुआ करते थे और उनका सिंबल जब समता पार्टी से मिला तो हम लोग रामगिरी राम मुखिया के साथ, वो समता पार्टी के प्रत्याशी थे, उनके साथ हम 28-30 दिन काम किए थे। 1995 की मैं बात बता रहा हूँ। उस समय मेरे पास राजदूत मोटरसाइकिल हुआ करता था, उस मोटरसाइकिल से 28 दिन मैंने घूमा था क्षेत्र में। और काउंटिंग उस समय बैलेट पेपर से होता था चुनाव, इसलिए काउंटिंग में 2-2 दिन लग जाता था। तो मुझे लोग काउंटिंग में ले गया, मैं इनकार किया कि नहीं छोड़ दीजिए, हम काउंटिंग में नहीं जाएंगे। नहीं काउंटिंग में चलना है, नहीं जाइएगा तो वहाँ बहुत कसमकस रहता है, कि वहाँ ये सब देखेगा करेगा। तो हमको वहाँ भी ले गए लोग, तो काउंटिंग में भी गया। इसके बाद फिर राजनीति की शुरुआत हुई। उसके बाद 1996 में हम लोग के लोकसभा सासाराम क्षेत्र से मुनीलाल जी MP के चुनाव जीते और 96 में समता पार्टी और भाजपा का गठबंधन हुआ और उस गठबंधन से मुनीलाल जी चुनाव जीते। हम उनके बारे में बहुत नहीं जानते थे। मेरे पिताजी ने बताया जब चुनाव था तब, अरे बहुत बढ़िया आदमी के टिकट मिला है, IAS अधिकारी रहे हैं और बहुत सज्जन व्यक्ति हैं, बहुत काम करने वाला आदमी है, से टिकट मिला है हम लोग के पार्टी से, इन्हीं को चुनाव हम लोग को जिताना है। तो उस समय चुनाव में जा कर के हम लोग अपना करते रहते थे। मुनीलाल जी के सांसद बनने के बाद मेरी उनसे मुलाकात हुई, मैंने गया हुआ। इसके बाद मुनीलाल जी का सपोर्ट उस वक्त मेरे राजनीतिक जीवन में काफ़ी रहा। पहली बार मुझे मुनीलाल जी ने सांसद प्रतिनिधि बनाया अपने करघर ब्लॉक का, समझ गए। इसके बाद उनका मेरे काम से इतना प्रभावित हुए, उस समय एकदम यंग थे, छात्र जीवन में थे, इतना प्रभावित हुए कि मुझे बेटा बेटा कह रहे थे। और आते थे तो उससे पहले, उस समय मोबाइल का ज़माना नहीं था, टेलीफोन वगैरह था, किसी न किसी माध्यम से हम लोग को खबर मिलता था, चाहे वो भभुआ में कार्यक्रम हो या रोहतास में हो या कराहगर में हो या इधर, तो हम लोग को बुलाते थे और हम लोग उनके साथ जाया करते थे। तो फिर उनका सानिध्य में भी काम करने का मौका मिला। पार्टी में थे तो पार्टी का जो, इसके बाद 96 के बाद उसी वक्त हम लोग के पार्टी से विक्रमगंज लोकसभा से वशिष्ठ नारायण सिंह, जो हम लोग के गार्जियन हैं और उस समय प्रदेश अध्यक्ष हुआ करते थे और उस समय पार्टी के आज भी वरिष्ठ नेता हैं, उन्होंने चुनाव विक्रमगंज से लड़ा। इसके बाद फिर हम लोग वशिष्ठ नारायण सिंह, आदरणीय नेता वशिष्ठ नारायण सिंह के नेतृत्व में हम लोगों ने काम शुरू किया। तो उनका नाम था वशिष्ठ नारायण सिंह और संजोग से मेरा भी नाम था वशिष्ठ सिंह। तो बड़ी प्रभावित हुए और हम पर भरोसा करने लगे और हम लोग मजबूती से काम करते चले गए और काम करते करते, मेहनत करते करते
करगहर की महान जनता के आशीर्वाद से और माननीय मुख्यमंत्री की कृपा से, माननीय मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद से मैंने आज यहाँ तक पहुँचा हूँ। तो सर के बारे में मेरे को एक चीज़ बड़ी अच्छी लगती है कि सर हमेशा अपने जनता के बीच रहते हैं। जैसा कि अभी हम लोग भी सुबह आए थे, लेकिन सर के पास अभी भी इतना भी भीड़ जमा हुआ है और हमेशा सर जनता की जो समस्या होती है उसके हल के विचार में हमेशा लगे रहते हैं। तो सर एक छोटा सा मेरा एक और सवाल है कि सर वशिष्ठ का मतलब तो सर्वश्रेष्ठ होता है, तो क्या आप अपने आप को सर्वश्रेष्ठ मानते हैं? नहीं, मैं एक सेवक के रूप में जनता का काम करता हूँ और जब तक जिंदा रहूँगा, चाहे पद मुझे जो भी मिल जाए, मैं नेता बन के नहीं, मैं विधायक बन के नहीं, मैं करगहर के सेवक बन करके, करगहर के बेटा बन के सभी लोगों की खिदमत करते रहूँगा, सभी लोगों का सेवा करता रहूँगा। मेरे मन में अंतिम यही सोच है। तो सर मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि आपसे मिलने से पहले मैंने लोगों से पूछा था कि आप लोग के मन में जो सवाल है आप लोग सर से पूछ सकते हो, मैं पूछने का क्या करूँगा। तो बहुत सारे सवाल आए हैं, तो आपकी अनुमति हो तो हम पूछ सकते हैं। तो सर कोचस से एक सवाल आया है कि कोचस में रोज जाम को लेकर जनता बड़ी ही परेशान रहती है, तो उसके ऊपर आपकी क्या विचार है? देखिए, जब करगहर की जनता ने मुझे विधायक बनाया 2015 के लास्ट में, तो मैंने 5 साल तक लगातार उतना मेहनत किया जितना हम विधायक बनने के लिए भी मेहनत नहीं किए थे। उससे ज़्यादा करगहर को संवारने और सजाने के लिए मैंने मेहनत किया। मुझे पता ही नहीं चला कि मैं एमएलए हूँ, कि मैं संघर्ष कर रहा हूँ। मैं लगातार 5 साल संघर्ष करते रह गया। ये रोड बनवा दो, ये अस्पताल बनवा दीजिए, इस नहर का खुदाई करवा दीजिए, इंजीनियरिंग कॉलेज बनवा दीजिए, तमाम क्षेत्रों में मैंने काम किया। तो उस वक्त में काम करते करते तब तक चुनाव आ गया। चुनाव में मुझे नुकसान हो गया, तो मुझे बहुत कष्ट हुआ कि बताइए, करगहर की जनता के लिए इतना मैंने काम किया, इतना मैंने काम किया। यकीन नहीं करिएगा, हम भर नींद सो नहीं पाते थे। शरीर में काम करते करते दौड़ते दौड़ते थक जाते थे, शरीर में दर्द हो जाता था। मैंने पूरी एनर्जी शरीर का, जितना मेरे पास बुद्धि, विवेक और काम करने की क्षमता था, मैंने सब कुछ लगा दिया। और इसके बाद भी दुर्भाग्य रहा मेरा कि मैं चुनाव 2020 में लूज कर गया। इसके बाद मन में काफ़ी कष्ट हुआ और मैं चुपचाप 6 महीना एकदम आराम से। उसी बीच में 4 लेन कोचस वाला रोड का बन रहा था। 4 लेन के समय जो पुल बना हुआ है वो सासाराम चौसा पथ पर बन गया, ओवरब्रिज, जबकि नियमतः वो पुल बनना चाहिए था एनएच पे, क्योंकि एनएच पर गाड़ी ज़्यादा चलती है। अगर एनएच पर पुल रहता तो जितनी बड़ी बड़ी गाड़ियाँ और छोटी छोटी गाड़ियाँ थी उस पकड़ के ऊपर ऊपर निकल जाता। और स्टेट हाईवे पे जो है, इस पर गाड़ियों की संख्या भी बहुत कम है और ख़ास तौर पर वो बक्सर जाने वालों की संख्या बहुत कम है, बड़ी बड़ी गाड़ियों का। तो जो भी कुछ है, अभी आज भी लोड, ये पुल जो एनएच पर न बन करके स्टेट हाईवे पर जो पुल बन गया ओवरब्रिज, उसके चलते अभी भी जाम की समस्या वहाँ लगा हुआ है। इसके लिए उस समय के जो तत्कालीन करगहर के जो एमएलए थे, मेरे समझ वो प्रयास नहीं कर पाए। अगर प्रयास किए होते, अगर विभाग में लगे होते, तो शायद वो पुल वहाँ नहीं बनता, एनएच पर बनता। अगर एनएच पर पुल बनता तो आज इस जाम की समस्या इतना नहीं रहता। तो सब जैसा कि वो चीज़ हो गया, तो अब आपकी क्या फैसला होने वाली है उसके बारे में? मैंने उसके बाद जब मैंने जो मुझे डिफीट हुआ था, तो उसके बाद जब 6 महीने के बाद थोड़ा सा धीरे धीरे मन जब शांत हुआ, रिलैक्स हुए, तो उसके बाद ये चर्चाएं होती रहती थी कोचस में। तो उस समय भी मेरे मन में यही बात थी। कुछ लोग हैं यहाँ, प्रखंड अध्यक्ष हमारे कोचस के और लोग बैठे हुए हैं, इन लोगों के बीच में चर्चा होते रहती थी कि अरे भाई, ये तो हो गया, कोई आदमी न वहाँ के कोचस के लोग जो भी जनप्रतिनिधि थे, छोटा या बड़ा, कोई न धरना पर बैठा, न प्रदर्शन किया, न विभाग में कोई कार्रवाई मजबूती से करवाया। बनने को तो बन गया, सही जगह पर तो बना नहीं। अब क्या किया जा सकता है? तो उसी समय मेरे दिमाग में ये बात चलती थी कि अब कोचस चौक के जाम को निजात दिलाने के लिए कोचस के बगल से बाईपास रोड का निर्माण कराना पड़ेगा।
और जब माननीय मुख्यमंत्री जब नीतीश बाबू यहाँ 6 महीना पहले आए करहगर में, 8 महीना पहले, ये सासाराम में वो जो दौरा था उनका, तो उस दौरा में जब वो आए तो मैंने उस सड़क को माननीय मंत्री जी के यहाँ, मुख्यमंत्री जी के यहाँ लिख कर दिया। और वहाँ पर मेरे लिखने के बाद उनके सेक्रेटरी अनुपम कुमार जी थे और कई लोग थे, मैंने चिट्ठी भिजवाया, व्हाट्सएप करवाया। और जब वही मुख्यमंत्री जी आए, उस कोचस बाजार के दोनों किनारा से बाईपास निर्माण कराने का आदेश हो गया। और संजोग से आदेश ही नहीं हुआ, बल्कि मुख्यमंत्री तो काम के नाम पर जाने ही जाते हैं। काम तो जो बिहार में कर दिए, न भूतो न भविष्य, कोई न किया था न कोई कर पाएगा। तुरंत उसको स्वीकृति भी दिलाई और उसमें पैसा भी देने का काम किया और टेंडर भी हो गया और अब काम भी उसमें लग गया। तो बाईपास का निर्माण भी हम ही ने करवाया। सोच हमेशा रहता है कि करहगर को वहां हम ले जाएं जहां कोई बाद में आकर के भी चाहे कि हम उसको नीचे कर दें तो नीचे न कर सके। सर, जनता का एक और मांग है कि कोचस में एक पार्क का निर्माण होना चाहिए जिसमें बच्चे बूढ़े टहल सके, बैठ सके, कुछ वैसा। तो इसके लिए तो जमीन उमीन की देखते हैं हम लोग क्या हो सकता है। जमीन मिलेगा, इसके बाद इस सब पर काम होगा। जनता को तो चाहिए ही, लेकिन जमीन उमीन उपलब्ध होगा तब ना। मेन जमीन पर निर्भर करे, जमीन मिलेगा तो ये सब कराएंगे हम पार्क वगैरह। सर, हमारे कमेंट बॉक्स में एक ऐसा क्वेश्चन और ऐसा एक बात थी जो उससे पूरा कमेंट बॉक्स ही भर गया था। वो बात कुछ ये था कि कोचस में हो रहे ब्लॉक में धांधली पर आपका क्या विचार है? देखिए, मैं बता रहा हूँ, अभी आपके शायद आने के बाद या आने से पहले सुबह के टाइम में जो हम लोग बैठे थे, करहगर के सीईओ, कोचस के सीईओ, शिवसागर के सीईओ, तीनों सीईओ से मैंने बात किया। हमने कहा कि मैं जल्द ही आऊँगा और अंचल में बैठूँगा, सीईओ, बीडीओ और साथ ही साथ उस अंचल के और ब्लॉक के जो निचला कर्मचारी लोग हैं, जो डाटा ऑपरेटर लोग हैं, सबके साथ हम बैठेंगे और सख्त निर्देश दिया जाएगा कि आप अपने काम में लापरवाही जो बरत रहे हैं इसमें सुधार लाइए। और जहां तक लेन देन की बात कहीं कहीं से शिकायत हो रही है, इसमें बदलाव कीजिए, इसको ठीक करिए। और नहीं तो कहीं से भी मुझे कोई प्रमाणित करके दे देगा कि नहीं हमसे ये पैसा लिए हैं, उस कर्मचारी और उस बीडीओ सीईओ का स्थान या तो जेल में होगा और नहीं तो तत्काल प्रभाव से सस्पेंड होंगे। ये बहुत बड़ी बात है कि और इस पर मैं करने जा रहा हूँ, रिजल्ट भी मिलेगा आपको। जी, ये बहुत बड़ी बात है कि सर इतना बड़ा डिसीजन ले रहे हैं। और जहाँ तक मैंने पता लगाया कि जो हमारा करहगर विधानसभा था वो 2015 से लेके 20 के बीच में ही सबसे ज्यादा विकास किया था। और जहाँ पे सर ने अपने ही राजकाल में वहाँ पे इंजीनियरिंग कॉलेज का भी निर्माण कराया था। बाकी सर, एक और सवाल है कि जो करहगर बाजार है उसमें भी लोगों को जाम का सामना करना पड़ रहा है। बिल्कुल, मेरा एक आवेदन बना हुआ है और उस आवेदन पर मेरा ये डिमांड है कि सासाराम चौसा पथ को 4 लेन किया जाए। और तत्काल मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी को चिट्ठी बना दिया हूँ और कल या परसों में हम डीएम से मिलने भी जाएंगे और चिट्ठी हम लोग बना चुके हैं। और मिल करके हम लोग को इस चौसा सासाराम पथ को, सासाराम चौसा पथ जो जीटी रोड से निकल करके एनएच को पार करते हुए कोचस में और सीधे यूपी को जाती है, इस सड़क को 4 लेन कराना अति आवश्यक है। जब 4 लेन हो जाएगा, जाम की समस्या से बहुत तरह से हम लोग को राहत मिल जाएगी। उसके साथ साथ एक और वही जटिल समस्या अभी भी बना हुआ है कि हमने ही माननीय मुख्यमंत्री जी 2016 में जब आए थे यहाँ सासाराम समाहरणालय में, तो पूरी कैबिनेट आई हुई थी। सारे विभाग के प्रधान सचिव, सचिव और मुख्य सचिव भी आए हुए थे, डीजीपी आए हुए थे। और मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हम उस समय 15 में एमएलए थे, तो एक बैठक हुआ था। उस बैठक में मैंने डिमांड किया था, ऑन द रिकॉर्ड मैं बोल रहा हूँ, तो डिमांड किया था कि सर सासाराम शहर बहुत जाम से परेशान रहता है। और यहाँ के शहर के लोग ही नहीं परेशान रहते हैं, बल्कि शहर में आने वाले जिला के तमाम लोग आते हैं। तो यहाँ 2 घंटा एक छोर से 2 घंटा छोर पर जाने में 2-2.5 घंटा लग जाते हैं, काफ़ी परेशान रहते हैं। तो इस जाम की समस्या को निजात दिलाने के लिए सासाराम शहर के चारों तरफ से रिंग रोड का निर्माण किया जाए, ये मेरा डिमांड था। मुख्यमंत्री जी ने तुरंत नोटिस किया और उस समय अभी जो मुख्य सचिव से भी अमृतलाल मीणा जी थे, उस समय प्रधान सचिव थे पीडब्ल्यूडी के, और उन्होंने कहा कि नहीं ठीक बात है, इसको नोट करिए और जल्दी इस पर काम कीजिए। तो उन लोगों ने पूछा कि क्या करना पड़ेगा। हमने कहा कि मुकर वाला जो रोड है, मुकर से नहर वाला रोड पकड़ के चले आइए बाराडी, और बाराडी से शहर के पश्चिम ले जाकर जीटी रोड में मिला दीजिए कि विक्रमगंज नोखा तरफ के आने वाले लोग, कोचस करहगर के आने वाले लोग जो हैं, वो सासाराम शहर में न घुस करके बाईपास रोड से सीधे निकल जाएंगे बनारस के लिए, या उसी रोड से निकल के जीटी रोड पकड़ गया चले जाएंगे।
तो उसमें काम हो गया, केवल और केवल फंसा है। कल हम बैठल थे एक जगह अच्छे अधिकारी के पास, उनको बोले भी हैं, और डीएम साहब से भी हम जाकर के इस सवाल को पर बात भी करना है। डीएम साहब लगी भी हुई हैं। वो जो रेलवे लाइन के जो ऊपर जो ओवरब्रिज बनाना है, तो मैंने पूछा कि आखिर क्यों नहीं हो रहा है। तो एक अधिकारी ने बताया कि सर उसमें है क्या कि वो जो पुल पर जो ऊपर से जो चढ़ाना है, रेलवे लाइन के ऊपर जो पुल बनाना है, उस पर जो ऊपर वाला जो चढ़ाना है, उसके लिए 3 घंटा ट्रेन को रोकना पड़ेगा। और 3 घंटा ट्रेन को रोकने के लिए केंद्र सरकार से, रेलवे विभाग से अनुमति लेना पड़ेगा, स्वीकृति लेना पड़ेगा। इसके बाद ही वो काम हो सकता है। तो उसी मामला को लेकर के वो फंसा हुआ है। जैसे ही वो पुल बनेगा तो फिर हम लोग को वो बाईपास एक मिल जाएगा, सासाराम से उत्तर वाले जितना भी इलाका है उसके लिए, तो आधा लोड ससराम का वो कम हो जाएगा। वो मेरा ही डिमांड था। मैं केवल करहगर विधानसभा की ही बात नहीं कर रहा हूँ। करहगर विधानसभा तो प्राथमिकता के आधार पर मुझे काम करना ही करना है, क्योंकि वहाँ के मतदाता ने मुझे चुनाव जिताते हैं, तो मेरे लिए तो महान है ही। लेकिन साथ ही साथ हम लोग बिहार विधानसभा के सदस्य हैं, तो हम चाहेंगे कि हमारा जिला भी तरक्की करे, हमारा जिला भी उन्नति करे, और हमारा जिला शाहाबाद में सबसे विकास के मामले में आगा हो रहे, शिक्षा के मामला में आगा रहे, खेल के मामला में आगे रहे, अस्पताल के मामला में आगे रहे। इसके लिए भी हम लोग सोच रहे हैं, और बार जरूरत के हिसाब से माननीय मुख्यमंत्री जी से रिक्वेस्ट करके और हम लोग योजना पर काम कराते रहते हैं। तो सर, जनता की ओर से आपके लिए एक छोटा सा एक फनी सवाल ये आया है कि सर आप अब एमएलए साहब से ये पूछिएगा कि उनका बचपन का पसंदीदा खेल कौन सा हुआ करता था? फुटबॉल। फुटबॉल। बैक से खेलते थे। अभी भी मिलेगा तो खेल लेंगे। और सर, आपकी बचपन की कुछ ऐसी यादें जो आप जनता में शेयर करना चाहेंगे अपने प्रिय जनता से? अरे वैसा कुछ नहीं है, ये शेयर करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम इतना ही शेयर करना चाहते हैं कि जनता का आशीर्वाद मुझे मिलता रहे और मैं उनका खिदमत करते रहूं, उनका सेवा करते रहूं। यही मेरी सोच रहता है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। और तो जीवन में सब लोग अपने अपने हिसाब से जीते हैं, अपने अपने हिसाब से करते हैं। हम सभी लोग करते हैं, तो उस पर कोई बहुत विशेष ऐसा नहीं है। लेकिन हाँ, इतना ज़रूर है कि जब तक शरीर में सांस प्राण रहेगा, करहगर के भलाई के लिए, अपने क्षेत्र के विकास के लिए समर्पित रहेगा और लगे रहेंगे। जितना हो सकेगा गरीब, गुरबा, किसान, मजदूर, व्यवसायी, सबके लिए मैं काम करता रहूँगा। मैं जात की राजनीति नहीं, मैं जमात की राजनीति करता हूँ। समाज के हर वर्गों के साथ ले चलने में विश्वास रखता हूँ, क्योंकि मेरा आइकॉन मेरे आदरणीय नेता नीतीश कुमार है। तो जिस हिसाब से नीतीश बाबू चलते हैं, जो नीतीश बाबू की सोच है, विचार है, हम लोग जरूर चाहते हैं 100% तो नहीं उतर पाएगा, कुछ भी तो उतार लें, कि ताकि इस धरती से जब हम लोग भी जाएं तो यहाँ के लोग मुझे याद करें कि नहीं, वशिष्ठ एक अच्छा काम करने वाला व्यक्ति गया है। सर, लोग एक बात जानना चाहते हैं कि आखिर क्या रिश्ता है नीतीश कुमार जी का और वशिष्ठ सिंह जी का? नीतीश बाबू हमारे गार्जियन भी हैं, हमारे नेतृत्वकर्ता भी हैं, और इस कलयुग में भगवान के अवतार के रूप में मनुष्य में जन्म लिए हैं, और आज इस बिहार का कल्याण करने का काम किए हैं। जहां बिहार के बारे में ये सोच हो गया था कि अभी बिहार सुधरने वाला नहीं है, उस बिहार को पटरी पर दौड़ाने का काम किया, विकसित बिहार बनाने का काम किया। और आज बिहारियों को गर्व से कहते हैं कि हम बिहारी हैं। उससे कुछ दिन पहले बोलता करते थे कि बिहारी कहने में अपमान का विषय था, आज गर्व का विषय है। यही तो नीतीश कुमार जी की क्वालिटी है। नीतीश कुमार जी जाति की राजनीति नहीं करते, नीतीश कुमार जी परिवार की राजनीति नहीं करते, नीतीश कुमार जी समाज की विकास की बात करते हैं, सुशासन की बात करते हैं, और समाज के हर वर्गों को साथ लेकर चलने में विश्वास करते हैं। तो वो हमारे आइकन हैं, वो हमारे नेतृत्वकर्ता हैं, वो हमारे गार्जियन हैं, वो हमारे नेता हैं। जरूर हम लोग प्रयास करते हैं कि कुछ कुछ चीज़ अपने में भी हम लोग उतारने का प्रयास करते हैं, और उनसे सीखते रहते हैं, और सीख करके अपने क्षेत्र में इम्प्लीमेंट करने का काम करते हैं। सर, जैसा कि मैं एनडीए के कार्यकर्ता लोग का भाषण सुनता हूँ या इंटरव्यू सुनता हूँ, तो वो लोग हमेशा पता नहीं क्यों लालू जी के शासनकाल को गुंडा राज कहते हैं। तो अभी तो आई थिंक कि मेरा जन्म काल भी नहीं हुआ था उनके शासनकाल से, तो मेरे को तो पता नहीं है। तो मैं आपके द्वारा मैं सुनना और जानना चाहूँगा कि आखिर वो क्या था गुंडा राज? देखिए,
हम किसी पर टिप्पणी नहीं करना चाहते हैं। अगर जनता की आवाज़ है तो कहीं ना कहीं सच्चाई जरूर होगा। और ये बात अपने पिताजी से पूछिएगा, वो बता देंगे। समाज के लोग से पूछिएगा, वो बता देंगे। हम किसी पर टिप्पणी करना नहीं चाहते हैं। हम नीतीश कुमार जी के सिपाही हैं। हम नीतीश कुमार जी की बात करते हैं कि नीतीश कुमार जी ने इस बिहार को दौड़ाने का काम किया, इस बिहार को विकसित बिहार बनाने के काम किया, इस बिहार के युवाओं को, छात्रों को रोजगार देने का काम किया, इस बिहार के सड़क बनवाने का काम किया, इस बिहार में चरवाहा विद्यालय चल रहा था उसको हटा करके इंजीनियरिंग कॉलेज और मेडिकल कॉलेज बनवाने का काम किया, और इस बिहार के छात्रों को 10 रुपया प्रति माह के फीस से इंजीनियरिंग बनाने का काम किया। वो नीतीश कुमार की हम बात करना चाहते हैं। हम किसी पर टिप्पणी करने के कोई मतलब नहीं है। हम दूसरे पर जितना टिप्पणी करेंगे उससे अच्छा है कि हम अपने काम करके और यहाँ के लोगों का भलाई करेंगे। जी, तो जैसा कि आप विधायक बन के लोगों की इतना सेवा कर रहे हैं, तो एक हर एक विधायक के मन में इच्छा होती है कि वो मंत्री बने, तो आपकी ऐसी कुछ इच्छा है? देखिए, इच्छा और होना दोनों में बड़ी अंतर है। जी। जो मुझे अभी मिल गया है, हम उससे संतुष्ट हूँ, खुश भी हूँ। एक छोटे से कार्यकर्ता को माननीय नेता आदरणीय नीतीश कुमार जी ने टिकट दे करके 15 में विधायक बनाया, फिर 20 में टिकट दिए, फिर 25 में सुंबल दिए और दे करके फिर विधायक बनाने का काम किया है। यही मेरे लिए बड़ी बात है। और आगे जो होना है होगा, वो होते रहेगा, उस पर कोई टिप्पणी नहीं है। बस हम खुश हैं, संतुष्ट हैं। हमारे करहगर विधानसभा के एक चेहरा है जो कि बहुत नाम कमा रहा है, उसका नाम है प्रशांत किशोर जी। तो आपको गर्व होता है कि हमारे विधानसभा का लड़का देश विदेश में बहुत अपने बदौलत अपना नाम बना रहा है, तो आपको गर्व होता है उन पे? देखिए, कोई भी व्यक्ति हो, हम किसी के इंडिविजुअल बात नहीं करते हैं। कोई आदमी अच्छा काम करेगा तो उसमें क्या दिक्कत है? कोई अच्छा काम करेगा तो अच्छी बात है, लेकिन अच्छा काम करके दिखावे तब तो उसमें कोई बुराई नहीं है। और संजोग से कहिए कि मेरे ही क्षेत्र के रहने वाले हैं, तो खुशी की बात है मुझे। ये तो मुझे खुशी की बात है भाई ना कि मेरे क्षेत्र के रहने वाले हैं। सर, अच्छी बात है। सर, कितना फर्क होता है एक आम जनता और एक विधायक में? अरे कोनो फर्क नहीं है। कहाँ फर्क बा? जैसे दिन फर्क दिखना चल जाएगा ना, आम पब्लिक से दूर हो जाइएगा, और आम पब्लिक से दूर हो जाएगा ना तो फिर कहीं जगह नहीं मिलेगा आपको बैठने के लिए। इससे फर्क नहीं रहना चाहिए। आप एक जनप्रतिनिधि हैं, उसी जनता के सहयोग से, इसलिए जनता के ही साथ रहिएगा तो उसी में भलाई है, उसी में सब कुछ है। सर, चुनाव में आपका एक वीडियो बड़ी ही तेजी से वायरल हो रहा था जिसमें आप चुनाव प्रचार कर रहे थे। तभी चुनाव प्रचार के दौरान एक पत्रकार महोदय आते हैं और आपसे पूछते हैं कि सर क्या माहौल है, तो आप बड़े ही कॉन्फिडेंस और तुरंत बोल देते हैं कि क्या देखना क्या है, उसमें तो जीत हमारा एकदम फिक्स है। इस बार एनडीए की सरकार आ रही है और हम लोग पिछली बार की मार्जिन से ज्यादा जीतेंगे। आप ये बात नोट कर लीजिए। बोले थे। आप ये बात नोट कर लीजिए और बाद में हमसे पूछिएगा। और जैसा आपने बोला एकदम ठीक ही वैसा हुआ। और आपने बोला था नोट करने वाली बात, और वो बात मैं आपसे आके और चुनाव के बाद वापिस पूछ रहा हूँ। और आपने इस बार पिछली बार की मार्जिन से ज्यादा विजय भी किया। बिल्कुल। पिछला बार हमारा लगभग समथिंग 13,000 का मार्जिन था, हाँ वही, और अबरी बार 35,676 वोट का मार्जिन दिखा रहा है। तो काफ़ी हुआ। मैंने जो बोला था तो कोनो हवा में थोड़ी, देखिए हम लोग हवा में नहीं, अभी जितना भी इंटरव्यू में पूछे हैं एक एक चीज़ मैं सत्य बोला हूँ। जी, सही बात है। मैं राजनीतिक जीवन में भी रहकर मैं झूठ में विश्वास नहीं करता हूँ। मैं बोल रहा हूँ ना कि हम नीतीश कुमार के सिपाही हैं, हम लोग झूठ में विश्वास नहीं करते हैं। आप सुबह आए होंगे तब से यहाँ, हमारे यहाँ से 100-150 आदमी अपना जी, सही बात है, एक गिलास पानी पी के, कप चाय पी करके, अपना काम करके करा के लोग चले गए हैं। तो क्यों? चूँकि जब गलतबाजी करने लगेंगे, जब किसी के साथ धोखा करने लगेंगे, किसी के साथ ये करने लगेंगे तो नहीं ना लोग विश्वास करेगा। आप काम करिएगा धरातल पर, तब भी आपके साथ लोग रहेंगे। तो इसलिए मैंने जो धरातल पर काम किया था, इसीलिए मुझे कॉन्फिडेंस था कि नहीं, चुनाव हम लोग जीतेंगे या भारी बहुमत से जीतेंगे, और वो हुआ। जनता ने उस पर मुहर लगाया। सर, एक चीज़ तो मानना पड़ेगा कि जनता और आपके बीच में बड़ी ही प्यार होती है। जनता भी आपसे खूब प्यार करते हैं और आप भी जनता से खूब प्यार करते हैं। तो ये देख के बहुत ही बढ़िया लगता है कि ये करते हैं। तो सर, मेरा ये आखिरी सवाल होगा, लास्ट बट नॉट लिस्ट। सर, आपने अपने जीवन काल में बहुत सारे इंटरव्यू और पॉडकास्ट दिए होंगे, लेकिन आज मेरे साथ देख आपको कैसा लगा? कि कोई भी बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। बहुत बहुत धन्यवाद। एकदम क्षेत्र के विधानसभा के रहने वाले हैं
और एकदम छात्र जीवन में से ही शुरू किए हैं। हमारी शुभकामना है, अब आगे बढ़िए। हम लोग से जो सहयोग होने लायक रहेगा, हम लोग आपके सहयोग में खड़ा रहेंगे। ओके, बहुत ठीक है, आप आगे बढ़िए। आपकी उज्जवल भविष्य का मैं शुभकामना देता हूँ।